ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये एक आदमी की जिंदगी की सच्ची घटना है, जिसने अपनी आंखों से वो देखा जो विज्ञान भी नहीं समझा सका। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो पीछे हट सकते हैं, वरना पूरी कहानी देखिए। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। उस रात सब कुछ सामान्य था। अजय और उसकी पत्नी रेखा एक दोस्त की पार्टी से लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे और आसमान में बादल गहराने लगे थे। गाड़ी शहर की सड़कों से होते हुए अब एक सुनसान हाईवे पर उतर चुकी थी। रेखा की आंखों में एक बेचैनी साफ झलक रही थी, जो अजय की मुस्कान के सामने दब रही थी। अजय, हमें वहीं रुक जाना चाहिए था, रेखा ने चिंता भरे लहजे में कहा। अजय ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, अरे यार, इतनी सी बात पर डर मत फैलाओ। घर पास ही है, मैं थक गया हूं और ये रास्ता छोटा है। रेखा ने भौहें चढ़ाकर कहा, कभी कभी तुम्हारी ये लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। देखो ना, इस सुनसान जंगल से गुजर रहे हैं, ना कोई लाइट ना कोई गाड़ी। जंगल की सड़क पर दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं सड़क तक झुककर डरावना माहौल बना रही थी। हेडलाइट की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी और उसकी भी रेंज अब घनी धुंध से बाधित हो रही थी। रेखा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है इस रास्ते में कुछ तो है, बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है। अजय हंस पड़ा, भूत प्रेत पर अभी भी यकीन है तुम्हें इस जमाने में? हाँ, रेखा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, आत्माओं का भी इस दुनिया में वजूद होता है। जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही उनका भी एक अस्तित्व होता है। अजय हंसते हुए बोला, तुम्हारी हॉरर फिल्में देख देख कर तुम्हें ये सब लगने लगा है। अरे इन सब बातों का कोई वजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अजय ने तुरंत चाबी घुमाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। रेखा कांप उठी, अजय, ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? अजय घबरा गया, पर उसे खुद पर नियंत्रण रखना था। उसने दोबारा कोशिश की, 3 बार 4 बार, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। ऊपर से बारिश की बूंदें भी टपकने लगी। हल्की बूंदें अब तेज होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध घुल रही थी। अजय ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। स्क्रीन पर नो सर्विस चमक रहा था। मैं थोड़ा आगे जाकर सिग्नल ढूंढता हूं, अजय ने कहा। रेखा ने डरते हुए कहा, मैं भी साथ चलूंगी। अजय ने विरोध किया, नहीं, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, बारिश हो रही है, तुम यहीं बैठो, मैं यहां अकेले नहीं रह सकती। रेखा ने कहा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज। अजय हार मान गया। दोनों हाथ में मोबाइल पकड़े कार से बाहर निकल पड़े। गीली जमीन पर उनके कदम धंसते जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी झलकती दिखी, एक कंपाती मगर स्थिर लाल रोशनी। अजय, वो देखो, रेखा ने इशारा किया। अजय ने आंखें मिचमिचाकर देखा, शायद कोई झोपड़ी है या टॉर्च। चलो, शायद कोई मदद मिल जाए। जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, देखा कि वहां एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, जो धीमी लौ में जल रही थी। वो उनकी तरफ पीठ किए खड़ी थी, लेकिन आवाजों से उनकी मौजूदगी जान चुकी थी। अजय ने हिचकिचाते हुए पूछा, सुनिए, हमें कुछ मदद चाहिए। लड़की ने धीरे धीरे मुड़कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी और शांत थी, चेहरा बेहद सुंदर पर भावशून्य। क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? उसने शांत स्वर में पूछा। अजय ने सिर हिलाया, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, नेटवर्क भी नहीं है। क्या आसपास कोई मैकेनिक या रात बिताने की जगह है? लड़की ने बिना मुस्कुराए कहा, आप मेरी झोपड़ी में रात बिता सकते हैं, मैं अपने पिता के साथ यही रहती हूं। वो शहर गए हैं, शायद बारिश में फंस गए। अजय और रेखा झोपड़ी में चले गए। अंदर साफ सुथरा माहौल था। लकड़ी का फर्श, एक कोने में आग जल रही थी, कुछ कपड़े और सूखा भोजन रखा था। रेखा बहुत थकी हुई थी। लड़की ने कंबल दिया, पर रेखा ने फुसफुसाकर कहा, इसमें से अजीब बदबू आ रही है। अजय ने समझाया, मत नखरे करो, उन्होंने हमारी मदद की है, ठंड है, बीमार पड़ जाओगी। रेखा चुपचाप लेट गई।
कुछ ही देर में वह सो भी गई। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग जाग रहे थे, अजय और वह लड़की। दोनों आग के सामने बैठे थे। लड़की ने अचानक कहा, पास ही एक और झोपड़ी है, बिल्कुल खाली, अगर तुम चाहो तो वहां चल सकते हो। उसके स्वर में कुछ था, न आमंत्रण न आदेश, बस एक अजीब खिंचाव। अजय असमंजस में था। फिर वो लड़की उठी और बाहर निकल गई। अजय की नजरें रेखा पर पड़ी, वो सो रही थी। फिर उसने बाहर की ओर देखा, जहां अंधेरा और बारिश उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भी उठ खड़ा हुआ। अजय झिझकते हुए झोपड़ी से बाहर निकला। बाहर की हवा अब और भी ठंडी हो चुकी थी। हल्की बारिश अब बूंदों से बदलकर धुंध बन चुकी थी, जो उसके चेहरे से टकरा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैला हुआ था, बस दूर से आती लालटेन की मध्यम रोशनी और कुछ नहीं। रूपा, अजय ने धीमी आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं। जंगल की नमी से भीगी मिट्टी की खुशबू और बारिश की बूंदों की टप-टप अजय की धड़कनों को और तेज कर रही थी। अचानक उसे सामने झाड़ियों के पीछे हलचल दिखी। किसी के चूड़ियों की छन छन की आवाज आई। वो आवाज एकदम पास से आई थी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब से गुजरा हो। अजय ने तुरंत मोबाइल टॉर्च चालू की। झाड़ियों के पीछे कुछ नहीं था, मगर वहां की मिट्टी पर हल्के पैरों के निशान थे जो कहीं गहराई में जा रहे थे। फिर एक धीमी सी आवाज आई, यहां आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। वो रूपा की ही आवाज थी। बिना ज्यादा सोचे अजय उसी दिशा में चल पड़ा। उसकी चाल अब धीमी मगर निश्चित थी। कुछ दूर चलने के बाद अजय को एक लालटेन जमीन पर रखी दिखी, लेकिन रूपा वहां नहीं थी। रूपा, कहां गई तुम? फिर एक और आवाज, इस बार पीछे से, बहुत नजदीक से, यहां हूं। अजय ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसका मोबाइल बंद हो गया, बैटरी खत्म। अब वो पूरी तरह उस अंधेरे और फुसफुसाती आवाजों के हवाले था। कई मिनट बीत गए, कोई हलचल नहीं। अजय डर के मारे कांप रहा था। तभी उसे पीछे से रेखा की चीख सुनाई दी, अजय, कहां हो तुम? अजय चौंक पड़ा। रेखा? वो तुरंत झोपड़ी की ओर भागा। उसके पैर फिसल रहे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह तेजी से दौड़ता गया। झोपड़ी में पहुंचते ही देखा, रेखा जमीन पर बैठी थी। उसका चेहरा अजीब सा लग रहा था, आंखें लाल, बाल खुले हुए और चेहरा पीला। तुम कहां थे? मैं कब से आवाज दे रही थी। रेखा की आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। अजय ने उसे चुप कराते हुए कहा, मैं बस बाहर कुछ देख रहा था, डर गया था कि कोई जानवर न हो। रेखा की आंखें अजय की आंखों में गड़ी थी। फिर वो चुपचाप लेट गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी असामान्य लग रहा था। अजय आग के पास बैठ गया। उसकी आंखें अब भी झोपड़ी के दरवाजे पर थी। सोच में डूबा हुआ। रूपा कौन थी? कहां गई? क्या वो असली थी या? सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी के भीतर फैलने लगी थी। रेखा उठी और बिना कुछ बोले बाहर आ गई। अजय ने उसे रोका, लेकिन वो कुछ बोले बिना झोपड़ी से निकल गई। अजय ने फिर कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट की। इस बार गाड़ी एक ही बार में चालू हो गई। रात भर इतनी कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अब एकदम से कैसे चल पड़ी? अजय बड़बड़ाया। उन्होंने झोपड़ी को एक आखिरी बार देखा। वो अब भी वैसी ही खड़ी थी, मगर उसे देखकर अब कुछ भयभीत करने वाला अनुभव हो रहा था। दोनों घर लौट आए, लेकिन अजय महसूस कर रहा था कुछ बदल गया है। रेखा का व्यवहार बिल्कुल अलग हो गया था। वो कम बोलने लगी थी, नौकरों पर चिल्लाती थी, हर बात पर गुस्सा हो जाती थी। एक दिन उसने नौकरानी को जोर से थप्पड़ भी मार दिया। अजय ने कहा, रेखा, तुम ऐसी नहीं थी, क्या हो गया है तुम्हें? रेखा ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। रात में अजय को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता कोई चल रहा है, कभी कोई दरवाजा खुलता बंद होता है। एक रात जब वो उठा तो देखा रेखा कमरे में नहीं थी। वो खिड़की से झांक कर देखता है, रेखा आंगन में खड़ी है और उसके सामने भेड़िए शहर के बीचों बीच, सोसाइटी में, कैसे संभव है? रेखा भेड़ियों की तरफ देख रही थी और एक क्षण में उसके मुंह से भी वही भेड़ियों जैसी गुर्राहट निकलती है।
अजय कांपने लगता है। वो कुछ नहीं समझ पा रहा। तभी भेड़िए दीवार फांद कर बाहर चले जाते हैं। रेखा चुपचाप लौट आती है और बिस्तर पर लेट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अजय वॉचमैन को बुलाता है। वॉचमैन कहता है, सर, यहां कोई भेड़िया नहीं आ सकता। ये शहर है। आप कोई सपना देख रहे थे। अजय अब मानसिक रूप से टूटने लगा था। उसे लगने लगा कि वो पागल हो रहा है। उसने सोचा, क्या सच में सपना था या कोई और उसके साथ खेल रहा है? अजय को अब ये एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। वो खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन उस रात जो उसने देखा, रेखा और भेड़िए, वो सपना नहीं हो सकता। अगली सुबह जब अजय ऑफिस जाने लगा तो रेखा ने उससे बात तक नहीं की। अजय ने नौकरानी से पूछा, क्या रेखा ठीक से खाना खा रही है? नौकरानी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सिर हिलाकर चुपचाप चली गई। रात को जब अजय घर लौटा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यही सामान्यता उसे असामान्य लग रही थी। रेखा ने ना तो दरवाजा खोला, नहीं उसका स्वागत किया। खाना टेबल पर रखा था, लेकिन वो खुद कमरे में चली गई थी। अजय ने खाना खाने की कोशिश की, लेकिन हर निवाला भारी लग रहा था। उसने रेखा से बात करने की ठानी। जब वह कमरे में गया तो देखा, रेखा शीशे के सामने खड़ी है और खुद को लगातार देख रही है। रेखा, वह चौंकी नहीं, बस धीरे से बोली, क्या तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाया, फिर बिना कुछ कहे पलंग पर लेट गई। अजय वही कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर गर्मी थी। पंखा बंद था, फिर भी हल्की ठंडी हवा कमरे में बह रही थी। रात को अजय को फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बार वे साफ थी। कोई कह रहा था, मेरे पास आ। अजय झटके से उठा। रेखा बिस्तर पर नहीं थी। खिड़की खुली थी और रेखा का सफेद कपड़ा उस पर लहरा रहा था। वो दौड़कर बाहर गया। आवाजें अब तेज हो रही थी। आओ, यहीं हूं मैं। अंधेरे में वो वही आवाज थी जो झोपड़ी में रूपा की थी। अजय अब पूरी तरह भ्रमित था। उसने इंस्पेक्टर शंकर को कॉल किया। शंकर उसका पुराना दोस्त था और पुलिस में था। हेलो शंकर, मुझे तुमसे मिलना है अभी। शंकर ने अजय की आवाज सुनी और तुरंत मिलने का समय दे दिया। अजय उसके पास गया और सब कुछ बता दिया। झोपड़ी, रूपा, लालटेन, रेखा का अजीब व्यवहार, भेड़िए, सब कुछ। शंकर ने पहले कुछ देर चुप रहकर सुना, फिर बोला, आज सुबह एक खबर आई थी। उसी जंगल में 2 लाशें मिली हैं, एक लड़की की और एक महिला की। अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, शंकर ने कहा, तुम्हारे साथ चलो। दोनों उसी जगह पहुंचे जहां अजय की कार रुकी थी। पुलिस ने एरिया घेरा हुआ था। 2 शव जमीन पर रखे थे, सफेद चादरों से ढके हुए। शंकर ने एक शव से चादर हटाई। वो रूपा थी, वही लड़की जो झोपड़ी में मिली थी। अजय की आंखें चौड़ी हो गई। वो घबरा गया। फिर शंकर ने दूसरा शव दिखाया। अजय की चीख निकल गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रेखा है। लेकिन वो तो घर पर है। अभी मैं उससे मिला हूं, मैं उसे अभी छोड़कर आया हूं। शंकर ने धीरे से कहा, ये दोनों लाशें कम से कम 2 दिन पुरानी हैं। अजय और रूपा की लाश उससे भी ज्यादा। अजय पागलों की तरह रोने लगा। शंकर ने उसे गले से लगा लिया। अब समझ आ रहा है कि जो घर पर है वो रेखा नहीं है। अजय अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। शंकर ने कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो हम पुजारी से मिलें या फिर एक बार फिर उसी झोपड़ी में चलें। अजय ने कहा, मैं रेखा को यूं नहीं छोड़ सकता। अगर वो आत्मा है भी तो उसमें कहीं मेरी रेखा बाकी है। मैं उसे वापस लाऊंगा। शंकर ने सिर हिलाया। ठीक है, कल रात हम फिर से वहां चलेंगे, पर इस बार हम खाली हाथ नहीं होंगे। अजय और शंकर ने अगली रात उस जंगल की ओर फिर से रुख किया। इस बार उनके साथ एक अनुभवी पुजारी भी था, बाबा गोविंदनाथ। उनके हाथ में एक त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक असाधारण स्थिरता थी। बाबा ने कहा, जिससे तुम भिड़े हो वो साधारण आत्मा नहीं है,
ये भटकती चेतना है जिसने किसी के शरीर को अपना घर बना लिया है। अगर ये सही है कि रेखा मर चुकी है, तो जो घर में है वो सिर्फ उसका खोल है। अजय की आंखें भर आई, अजय की आंखें खुली। उसने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रेखा, अगर तुम सच में हो तो इस अंधेरे से बाहर आओ। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, जैसे भी हो, लेकिन इस आत्मा को अब जाना होगा। रेखा की आत्मा और वह बुरी आत्मा एक पल के लिए अलग दिखी, जैसे दो चेहरों का टकराव हो रहा हो। बाबा ने आग में गंगा जल डाला और अंतिम मंत्र बोला। एक जोर की चीख गूंजी, हवा शांत हो गई। रेखा जमीन पर गिरी, बेहोश। अजय दौड़कर उसके पास गया, उसके हाथ थामे, उसकी नब्ज चल रही थी। बाबा ने धीरे से कहा, वो अब मुक्त है, पर इस आत्मा को चैन देने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा। अगली सुबह रूपा की आत्मा को पूरे विधि विधान से विदाई दी गई। अजय और रेखा मंदिर गए, बाबा का धन्यवाद किया। रेखा अब ठीक थी। उसने सब कुछ याद नहीं रखा, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें याद थी वो सपने जैसी लगती थी। अजय ने अपने दोस्त शंकर का भी शुक्रिया अदा किया। कुछ हफ्तों बाद अजय और रेखा के घर एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा। उसका नाम उन्होंने रखा प्रकाश, क्योंकि वो अंधेरे में सबसे पहली रोशनी था। ये कहानी एक चेतावनी है। हर आवाज पर यकीन मत करो, हर चेहरा असली नहीं होता, और कभी कभी जिन्हें हम खो चुके हैं वो कहीं हमारे ही करीब होते हैं, बस पहचान नहीं पाते।